अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड बरक़सा में खुश आमदीद। आज मैं हाज़िर खिदमत हूँ हासिल एजिस्ट बाय वजीह महमूद का लास्ट एपिसोड का थर्ड पार्ट लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। वो अपने ऑफिस में बैठी हुई काम में मसरूफ़ थी। एक केस की आज होने वाली पेशी में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई थी और अब एक नई तारीख उस केस के फैसले के लिए मुकर्रर की गई थी। उसने सामने रखी हुई फाइल बंद की थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर जगमगाता हुआ नाम रुतबा का था। उसने मोबाइल उठाते हुए कॉल अटेंड की और फ़ोन कान से लगाया। हेलो आबरू। उसके कुछ कहने से पहले रुतबा की घबराई हुई आवाज़ उसके समाज से टकराई थी। क्या हुआ रुतबा, सब ठीक तो है ना? दिल को फौरन ही परेशानी ने आ घेरा था। ढेरों वसवसे पैदा होने लगे थे। आबरू, वो आज कुछ लोग घर आए थे। रुतबा का जवाब उसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। वो उसकी घबराहट को सालिया बेगम की तबीयत से मुंसलिक समझ रही थी। कौन आया था? फौरन सवाल किया। लाशारी टेक्सटाइल के मालिक फयाज लाशारी। आबरू की हैरत में इजाफा हुआ था। उनका आना वाकई हैरान कुन था। क्यों आए थे वो? आबरू के सवाल पर रुतबा उनके दरमियान हुई सारी बातें बता दी गई, जिसे सुनते आबरू को अपने समात पर यकीन करना मुश्किल लगने लगा था। वो इसी कैफियत में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। ये तुम क्या कह रही हो रुतबा? ऐसे कैसा हो सकता है? आबरू के जहन के पर्दे पर बेइख्तियार ही शाहजैन का चेहरा नमूदार हुआ था। वो उसे फयाज लाशारी के तवस से ही तो जानती थी, मगर वो उनका भाई ऐसा कैसे हो सकता था? आबरू, ऐसा ही है। उनकी हर बात पर अम्मी का यकीन पुख्ता होता जा रहा था कि वो उनका बेटा है। और वैसे भी कौन अपना इतना बड़ा बेटा किसी के हवाले करता है? रुतबा की बात बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर यूं इतनी जल्दी किसी ऐसी बात पर यकीन करना अक्लमंदी नहीं थी। वो बेइख्तियार कनपट्टी मसलने लगी थी। एक नई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई थी। अम्मी कहाँ हैं? मेरी बात करवाओ। वो उनके साथ हॉस्पिटल गई हैं। रुतबा के जवाब पर आबरू बोलने लगी। क्या मतलब? वो ऐसे कैसे जा सकती हैं? और तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? अपने हाथों में कपकपाहट वो बखूबी महसूस कर सकती थी। वो किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी आबरू, इसलिए उन्हें रोकना कोई फायदा नहीं था। मगर हाँ, वो अकेली नहीं है, इस पर उनके साथ गई है। रुतबा वजाहत देते हुए खामोश हो गई थी, जबकि आबरू शिकस्ता अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। कौन से हॉस्पिटल गए हैं वो? आबरू अपनी जगह छोड़ते हुए उठ खड़ी हुई थी, जबकि फोन की दूसरी जानिब से रुतबा उसे हॉस्पिटल का नाम बता रही थी। उसने कोर्ट से निकलते सबसे पहले इसबा को कॉल की, मगर बार बार कॉल करने के बावजूद वो उसका फोन नहीं उठा रही थी। गाड़ी में बैठते अब वो ताशविन को कॉल कर रही थी, मगर वो भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। उसके नंबर पर एक मैसेज छोड़ते हुए उसने मोबाइल गुस्से से डैशबोर्ड पर रखते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। उसे जल्द अज जल्द सालिया बेगम के पास पहुंचना था। पूरा रास्ता उसके कानों में बस रुतबा की बातें गूंजती रही थी। जहन के पर्दे पर बार बार शाहजैन का चेहरा नमूदार होता। उससे हुई हर मुलाकात याद आती। अदालत में उसकी बदतमीजी, धमकी और सबसे बढ़कर गोली जो उसके कहने पर आबरू पर चलाई गई थी। आबरू वो सब कैसे भूल सकती थी? वो उसका भाई कैसे हो सकता था? उसका दिल किसी सूरत ये बात मानने को तैयार ना था, जबकि दिमाग बार बार एहसास दिलाता कि अगर यही हकीकत हुई तो वो क्या करेगी। उसे साले बेगम की वो तमाम बातें याद आने लगी थी, जो वो उस ख्वाब से जागने के बाद करती थी। उनका अपनी औलाद के लिए तड़पना वो कैसे भूल सकती थी? वो हर बार यही कहती थी कि कोई उनका यकीन करे ना करे, मगर वो जानती है कि उनकी औलाद जिंदा है। उसे उस वक्त सालिया बेगम की बहुत फिक्र हो रही थी। वो तो उस ख्वाब के बाद 2 दिन तक बीमार रहती थी, तो अब इस सब के बाद उनकी क्या हालत होगी? उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर उनके पास पहुंच जाए। और साथ ही वो फैसला शारी से सवाल करना चाहती थी कि अगर ये सब सच है तो इस राज को आया करने में उन्हें इतने साल क्यों लग गए? अस्पताल के इस कमरे की सफेद दीवारों पर खामोशी छाई हुई थी। बस मशीनों की मध्यम सी आवाजें सुनाई दे रही थी। बेड पर लेटे शाहजैन का चेहरे का रंग जर्द, जबकि आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे। उसकी सेहत उन 2 हफ्तों में बहुत तेजी से गिरी थी। कमजोरी के आसार उसके चेहरे पर नुमाया थे। वो आंखें बंद किए हुए लेटा था। डॉक्टर कुछ देर पहले ही उसके पास आए थे। वो मुसलसल उसे बेहतरी की उम्मीद दिला रहे थे, मगर वो जानता था कि वो इस दुनिया में सिर्फ कुछ वक्त का मेहमान है। एन इसी पल दरवाजा आहिस्ता से खुला था और सालिया बेगम इसबा के साथ अंदर दाखिल हुई। फयाज लाशारी भी उनके पीछे थे। सालिया बेगम की आंखों में बरसों का इंतजार, दिल में बेशुमार दुआएं और होठों पर सिर्फ उसका नाम था। जैसे ही उनकी नज़र शाहजैन पर पड़ी थी, उसकी हालत देखते ही उनके कदम लड़खड़ा गए थे। दिल को किसी ने जोर से मुट्ठी में दबाया था। औलाद से लंबी जुदाई के बाद क्या उन दोनों का वस्ल इस सूरत में लिखा था? वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी, जबकि इसबा वहीं पीछे खड़ी नम आंखों से उन्हें और बिस्तर पर लेटे हुए उस मरीज को देख रही थी जो उसका भाई था। कदमों की आवाज महसूस करने पर भी शाहजैन ने आंखें नहीं खोली थी। वो जानता था कि जरूर फयाज लाशारी या फवाद आए होंगे।
और इस वक्त वो उनसे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता था। सालिया बेगम ने उसके बिस्तर के करीब पहुंचते ही अपने ज़ईफ हाथों से बेड को थामा था और एक हाथ उसके चेहरे पर रखा। बेटा, उनकी आवाज़ कांप गई, आंसू रुखसारों पर बहने लगे थे। शाहजहान ने तेजी से आंखें खोली थी। उसके लिए ये लम्स अजनबी मगर आवाज़ सनाशा थी, जबकि सालिया बेगम भी पहचान गई थी। क्या ये वही था जिससे उनकी मुलाकात उस रोज़ हॉस्पिटल में हुई थी? यानी कुदरत उन्हें इस वक्त भी इशारा दे रही थी। सालिया बेगम ने रोते हुए झुककर उसके माथे को चूमा, जबकि शाहजहान साकित नजरों से उन्हें देखता रहा। सालिया बेगम के लम्स से उसे ऐसा सुकून मुयस्सर आया जो शायद ही आज तक उसने महसूस किया होगा। और इसी लम्हे उसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी और रगों में दौड़ते हुए खून ने जोश मारा था। वो सालिया बेगम से लिपट गया था। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो आवाज रो रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी सिसकियां बढ़ रही थी। अगर आज कोई उसे इस हाल में देखता तो कभी यकीन न करता कि ये वही शाहजैन है जो बड़ी से बड़ी बात पर भी रोना तो दूर परेशान भी नहीं होता था। और आज किस्मत ने उसे इस तरह तोड़ा था कि वो अपना आप खो बैठा था। दूसरी जानिब खुद से लिपटे शाहजैन का लम्स सालिया बेगम को ठंडक पहुंचा रहा था। वो माँ थी और माँ तो अपनी औलाद का लम्स बखूबी पहचानती हैं। बरसों से जलती हुई ममता की तड़प को आज कुछ सुकून मुयस्सर आया था। किस्मत ने कैसा जुल्म किया था उन पर। काश वो सब ना हुआ होता तो आज वो दोनों साथ होते। ये दूरी, ये जुदाई उनकी जिंदगी का हिस्सा ना होती। पीछे खड़ा फयाज लाशारी और इस्पा की आंखें भी नम थी। सामने का मंजर किसी को भी आबदीदा कर सकता था। फयाज लाशारी को शाहजैन से उम्मीद न थी कि वो ऐसा रद्द अमल देगा, क्योंकि वो भूल गए थे कि अब शाहजैन तो वो शाहजैन रहा ही नहीं था जिसके साथ वो इतने साल रहे थे। बस बेटा मत रो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। साले बेगम ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया था। वो एक ही नज़र में उसके हर नक्श को हिफ्ज कर चुकी थी। वो हयात सिद्दीकी से ज़्यादा उनसे मुशाबत रखता था। शाहजैन ने साले बेगम की आंखों में नजर आते हुए ममता के इस तासुर को देखा था जो उसने कभी भी अपने लिए फायका लाशारी की आंखों में नहीं देखा था। बरसों बाद किस्मत ने उन दोनों को मिलाया था, मगर कौन जानता था कि ये मिलन कितनी मुद्दत के लिए बाकी रहने वाला है। वो बहुत तेजी से हॉस्पिटल की इमारत में दाखिल हुई। अपने हाथों और पाँव में होती हुई लर्जिश वो बखूबी महसूस कर सकती थी। वो बहुत मुश्किल से ड्राइव कर कर यहाँ पहुंची थी। रिसेप्शन पर शाहजैन के कमरे का मालूम करते वो तेजी से लिफ्ट की जाने बढ़ी थी। न जाने क्यों उसका दिल क्यों डूब रहा था, जैसे अनकरीब कुछ बुरा होने वाला हो। कॉरिडोर में ही उसे सामने इस बार खड़ी नजर आ गई थी। आबरू पर नजर पड़ते वो तकरीबन भागती हुई उसके पास आई थी और उसके गले लग गई। वो रो रही थी। इस्पा, इस्पा, आबरू उसे खुद से अलग करते हुए बोली। अम्मी कहाँ हैं? उसने सवाल करते हुए कुछ फासले पर शाहजैन के कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा था। वो अंदर हैं, भाई के पास। इस्पा ने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया था, जिस पर आबरू के कानों में बस उसका कहा लफ्ज गूंजने लगा था, भाई। दिल ने फौरन ही सवाल दागा था, क्या ये तस्लीम करना इतना आसान है? दिमाग फौरन जवाब के साथ हाजिर हुआ था कि नहीं, इतने सालों से छुपी हुई ऐसी हकीकत पर यकीन करना बिल्कुल भी आसान नहीं। आबरू ने अपने कदम कमरे की जाने बढ़ाए थे। इस्पा भी उसके पीछे थी। कमरे का दरवाजा खोलते उसकी धड़कन बहुत तेज थी। दिल और दिमाग बार बार एक ही सवाल कर रहा था कि क्या वो इतनी बड़ी हकीकत को तस्लीम कर पाएगी। दरवाजा खुलते ही साले बेगम की नजर आबरू पर पड़ी थी। वो तेजी से उसकी जानिब आई थी, जबकि आबरू की नजरें बेड पर लेटे हुए शाहजैन पर ठहर गई थी। ये वो नहीं था जिसकी उम्मीद लिए आबरू यहाँ आई थी। बंद आंखों के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ शाहजैन तो एक बीमार और कमजोर इंसान था, जिसका चेहरा उसकी हालत बताने को काफी था। आंखों के गिर्द पड़ते हल्के जर्द पड़ता रंग, कमजोरी के बास गिरता हुआ वजन। आबरू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कमजोरी के बास उसकी नसें वाज़ेह नजर आ रही थी। हाथ पर लगे हुए कनोला के जरिए ड्रिप में मौजूद दवा कतरा कतरा उसके जिस्म में दाखिल हो रही थी, जिसके जेर असर वो गनूदगी का हालत में था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी तबीयत इस कदर खराब होगी, क्योंकि रुतबा उसे एक बात बताना भूल गई थी कि शाहजैन को कैंसर है। मैं कहती थी ना आबरू, मेरा दिल कहता है कि मेरी औलाद, मेरा बेटा जिंदा है। साले बेगम की रुंधी हुई आवाज उसके समाज से टकराई थी, जिस पर आबरू उनकी जानिब मुतवज्जा हुई थी और उन्हें साथ लगाते हुए कुछ फासले पर रखे हुए सोफे पर बैठाया। अम्मी संभाले खुद को, रोए मत प्लीज। आबरू उनकी हालत देखते हुए बहुत परेशान हो गई थी। वो जानती थी कि अगर वो ऐसे रोती रही तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इसकी हालत देखो आबरू, मेरा दिल। वो जुमला मुकम्मल नहीं कर पाई थी और एक बार फिर रोने लगी थी। आबरू ने उनके साथ बैठे हुए उन्हें गले लगाया था।
उनकी यह हालत देखते हुए उसका दिल फट रहा था। इतनी मुश्किल से तो उनकी जिंदगी में सुकून आया था। अरसे बाद उसने सालिया बेगम को हंसते मुस्कुराते हुए देखा था। ना जाने क्यों हर बार उनकी खुशियों की मुद्दत इतनी मुख्तसर क्यों होती थी। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने। आबरू उनके आंसू साफ करते हुए बोलने लगी। उसे बार बार शाहजैन से हुई अपनी मुलाकातें याद आती। वो कैसे उन सब बातों को फरामोश कर सकती थी। उसने कर्ब से आंखें बंद की, क्योंकि हाँ, उसे वो सब फरामोश करना था, सिर्फ अपनी माँ के लिए, जो अपनी औलाद के लिए इतने साल तड़पती रही थी, और अब वो उन्हें दोबारा उस अजियत में नहीं डाल सकती थी। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा ना। और देखें, अब तो अल्लाह ने आपकी दुआ सुन भी ली है। देर से ही सही, पर आपका बेटा आपको लौटा दिया है। ये जुमला उसने कैसे मुकम्मल किया था सिर्फ वही जानती थी। वो इतनी जल्दी यह हकीकत तस्लीम नहीं कर सकती थी, मगर अभी उसके लिए सबसे ज्यादा अहम सालिया बेगम की सेहत थी। इस वक्त उनसे किसी भी किस्म की बात करना बेवकूफ़ी थी, इसलिए वो इन्हीं अल्फाज में उन्हें तसल्ली देने लगी जो उन्हें राहत बख्श सकते थे। अगर आप इस तरह रोती रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और उसे इस वक्त आपकी ज़रूरत है। आप खुद बीमार हो जाएंगी तो उसे कौन संभालेगा। उसने शाहजैन की जानिब इशारा किया था, जबकि उसकी बात पर साले बेगम ने अपने आंसू साफ किए। उसकी बात ने उन पर वाकई असर छोड़ा था। वह शाहजैन के कमरे के बाहर सर दोनों हाथों में गिराए बेंच पर बैठी हुई थी। ये सब क्या हो रहा था। उसका दिमाग फटने के करीब था। वो कुछ देर पहले ही डॉक्टर के पास गई थी, जहाँ से मिली खबर पर वो अब तक यकीन नहीं कर पा रही थी। पहले अचानक उनके एक ऐसे भाई का सामने आ जाना जिसका पिछले 30 साल से कोई अता पता मौजूद ना था, और फिर उसकी मौलिक बीमारी। उसके दिमाग में ढेरों सवाल पैदा हो रहे थे कि आखिर ये हकीकत उन तक पहुंचने में इतने साल क्यों लगे, और क्या वो ये सब बहुत पहले से जानता था, और अब इतने सालों बाद उन्हें यह ख्याल क्यों आया था कि वो ये हकीकत सालिया बेगम तक पहुंचा दे। उसने सर उठाते गहरी सांसें लेते हुए दाएं जानिब देखा था। इन तमाम सवालात का जवाब उसे एक ही शख्स दे सकता था, और वो कोई और नहीं बल्कि फयाज लाशारी थे, जो राहदारी से गुजरती हुई उसी जानिब आ रहे थे। वो उन्हें पहचानती थी। उस शख्स के हयात साहब पर बहुत एहसानात थे, और अब भी वो जिस घर में मकीम थे वो उन्हीं की अनायत थी। वो उन्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, मगर शाहजैन वाले मामले के बाद वो अपनी राय तब्दील कर चुकी थी। जबकि दूसरी जानिब फयाज लाशारी को सिर्फ कुछ समय लगे थे उसे पहचानने में। वजह उसके चेहरे की हयात सिद्दीकी से मुमासलत थी। उनके करीब आने पर आबरू ने उन्हें सलाम किया था, जिसका जवाब देते वो शफ़क़त से मुस्कुराए थे, मगर आबरू का चेहरा बेहद संजीदा था। मैं आपसे कुछ ज़्यादा तफसील तो नहीं पूछूंगी, मगर मेरे एक सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। आबरू का चेहरा भी उसके तासुरात की तरह ही संजीदा था, जबकि दूसरी जानिब खड़े हुए फयाज लाशारी खामोशी से उसके सवाल के मुंतजर थे। ये हकीकत इतने साल छुपाकर आपको क्या हासिल हुआ, और इतना अरसा उसे छुपाकर रखने के बाद अब जाहिर कर देने की क्या वजह थी। उसका सवाल बिल्कुल जायज था, जिसे सुनते फयाज साहब ने गहरी सांस लेकर बोलने लगे थे। मैं भी इस हकीकत पर इतना ही हैरान हुआ था बेटा जितना तुम हो। उनके जवाब पर आबरू के चेहरे पर उलझन दर आई थी। वो उनकी बात समझ नहीं पाई थी। ये तल्ख हकीकत मुझ पर भी कुछ रोज पहले ही आया हुई है कि शाहजैन मेरा नहीं बल्कि हयात का बेटा है। इस जुमले के बाद वो मुख्तसर आबरू को वो बात बता देते गए थे जो रुतबा जल्दी में आबरू से नहीं कर पाई थी। मैं जानता हूँ कि इतनी बड़ी बात को एकदम तस्लीम करना आसान नहीं, मगर बेटा, ये वो हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। आबरू सपाट चेहरा लिए उनकी बात सुन रही थी। वो इस वक्त बहुत तकलीफ में है। उसने जब मेरे सामने अपनी ये ख्वाहिश रखी कि वो अपने घर वालों से मिलना चाहता है, तो मैं टाल नहीं सका बेटा। उनका शिकस्ता लहजा और आंखों में नमी आबरू महसूस कर सकती थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह दिल और दिमाग की जंग पर काबू पाए। माजी में हुई तमाम बातों को भूलते वो कैसे उस शख्स को अपना भाई तस्लीम कर ले। इससे पहले कि वह उनसे मजीद कुछ कहती, उसकी नज़र ताशफिन की जानिब बड़ी थी, जो कदम उठाता उसी जानिब आ रहा था। हॉस्पिटल की राहदारी में लगे हुए उस बेंच पर अब आबरू के साथ ताशफिन भी मौजूद था। गहरे नीले रंग का स्क्रब पहने वो भी आबरू की तरह ही परेशान दिखाई दे रहा था। आबरू ने मैसेज पर हॉस्पिटल के नाम के साथ सिर्फ इतना लिखा था कि वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल जा रही है। सर्जरी से फारिग होते ही उसने आबरू का मैसेज देखा और बगैर वक्त ज़ाया किए आबरू के पास पहुंच गया था। आबरू की तरह वो भी इस इमरजेंसी की वजह को सालिया बेगम से मुंसलिक समझ रहा था, मगर यहाँ आने पर आबरू की ज़बानी उसे सारी हकीकत का इल्म हुआ था, जो उसके लिए भी किसी शौक से कम ना था। उसने नजरें फेरते हुए साथ बैठे आबरू की जानिब देखा था, जिसका चेहरा उसके दिली कैफियत का अक्स था। उसी लम्हे आबरू ने ताशफिन की जानिब देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ताशफिन कि क्या हो रहा है ये, और अब मैं क्या करूं।
आबरू का लहजा कमजोर था, वो वाकई समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। ताशफिन उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलने लगा, आबरू, सबसे पहले तुम्हें पुरसकून होना होगा। ये मामला यूं परेशान होने से हल नहीं होगा। हमें ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना होगा। मगर ताशफिन, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी हैं। मेरे समझाने के बावजूद भी वो तब से मुसलसल रो रही हैं। और रही बात उस सारे मामले की, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये सब सच है। आबरू ने अपनी परेशानी उसके सामने रखी। और अम्मी दिलो जान से इस बात को कबूल कर चुकी हैं कि वही उनका बेटा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मामले में मेरी कोई बात नहीं सुनेंगी। वो बहुत मायूस नजर आ रही थी, क्योंकि आबरू वो एक माँ है। ताशफिन के बोलने पर आबरू ने गर्दन मोड़ते हुए उसकी जानिब देखा। एक ऐसी माँ जिसने अपनी जिंदगी के 30 साल औलाद की जुदाई में गुजारे हैं, और एक माँ अपनी औलाद का लम्स, उसकी खुशबू, उसका वजूद कभी फरामोश नहीं कर सकती। आबरू बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी। आखिर कोई तो ऐसी बात होगी ना, जिसके बिना पर वो उसे एक नजर देखते ही अपनी औलाद तस्लीम कर चुकी हैं, और तब से उसके लिए आंसू बह रही हैं। और क्या पता कोई ऐसी बात हो जिससे तुम अनजान हो। आबरू अब भी खामोश रही। तुम खुद ही बता रही हो कि इतने साल आंटी ख्वाब में अपने बेटे के लिए तड़पती रही थी, और उनका मानना था कि उनका दिल गवाह है कि उनकी औलाद जिंदा है। वो आबरू की जानिब मुड़ा। और मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि एक माँ के दिल की गवाही कभी गलत नहीं हो सकती। उसके अल्फाज मजबूत और लहजा पुर असर था। रही बात फयाज साहब की, तो आबरू खुद सोचो कि कौन अपना 30 साल जवान बेटा यूं किसी के हवाले करता है। आबरू को फौरन याद आया था कि रुतबा भी उसे यही कह रही थी। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं उन सब बातों पर यकीन कर लूं? आबरू ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया था। ताशफिन ने अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखा। नहीं, मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि तुम इन बातों पर फौरन यकीन कर लो, बल्कि खुद को वक्त दो। हर जाविये से इस मामले को देखो और फिर फैसला करो कि तुम्हें यकीन करना है या नहीं। फिलवक्त कोई भी फैसला लेना या किसी से भी कुछ कहना जल्दबाजी के सिवा कुछ नहीं। वो खामोश होते उठ खड़ा हुआ था, जबकि आबरू ने उस शख्स की जानिब देखा था जिसके अल्फाज हमेशा उस पर गहरा असर छोड़ते थे। आओ आंटी के पास चलते हैं, उन्हें इस वक्त हमारी बहुत ज़रूरत है। ताशफिन ने अपना हाथ आबरू की जानिब बढ़ाया था, जिसे कुछ लम्हे देखते हुए आबरू ने गहरी सांस ली और उसका हाथ थामते उठ खड़ी हुई थी। वो कायल हो गई थी। शाहजहान के ड्रिप खत्म होते ही साले बेगम उसके पास आई थी। वो नीम व आंखों से उन्हें देख रहा था, जो उसके बेड के साथ कुर्सी के रखे हुए मुसलसल कुछ पढ़ रही थी, उस पर फूंक रही थी। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और दाखिल होने वाला इंसान को देखते ही शाहजहान की आंखें पूरी तरह खुल गई थी। दिमाग फौरन हरकत में आ गया था, जबकि दूसरी जानिब आबरू एक सरसरी नजर उस पर डालते हुए साले बेगम की जानिब बढ़ी थी। आबरू को पहचानने में शाहजहान को बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आई थी। उसके हर बढ़ते हुए कदम के साथ शाहजहान को उससे हुई सब मुलाकातें याद आने लगी थी। अपनी बदतमीजी, उसकी जिद, अपनी धमकियों पर उसका डट जाना, वो सब चंद लम्हों में उसे याद आ चुका था। मगर असल सवाल तो ये था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही थी। इससे पहले कि वो खुद से कुछ मुमकिन अंदाजा लगा सकता, उसकी समाज से आबरू की आवाज़ टकराई थी, जो साले बेगम के पास आते हुए रुक गई थी। अम्मी, आप। वो मजीद क्या कह रही थी वो नहीं सुन पाया था। उसका दिमाग उसके कहे एक अल्फाज पर ठहर गया था। अम्मी? यानी वो उसकी बहन है? ओ खुदाया, ये क्या हो रहा था? शाहजैन का दिमाग सांसाएं करने लगा था। एक के बाद एक तल्ख हकीकत उस पर आश्कार हो रही थी। उसने फौरन कर्ब से आंखें बंद की थी। यानी वो सिर्फ अपने बाप का ही नहीं, बल्कि अपनी बहन का भी मुजरिम था। उसका सर घूमने लगा था। सब कुछ उसके समझ से बाहर होने लगा था। भारी होती आंखें खोलते उसने आबरू की जानिब देखा। उसी लम्हे आबरू की नजरें भी उससे मिली थी। सिर्फ एक ही नजर में वो दोनों जान गए थे कि मुकाबिल मौजूद इंसान उन्हें पहचान चुका है। मगर दोनों की जबानों पर कफल, जबकि दिमाग में जंग जारी थी। इस जंग में किसकी जीत और किसकी हार होनी थी, ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर जानता था। वो कुछ देर आराम करने के लिए आबरू के साथ घर आई थी। अभी उन्हें आए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि राबिया बेगम अफाक के हमरा उनसे मिलने आ गई थी, और अभी उन्हें आए कुछ ही देर हुई थी कि सबरीना भी आ गई। ये खबर हर जानिब फैल गई थी। साले बेगम को उनका खोया हुआ बेटा मिल गया था। वो इस वक्त सबरीना और राबिया बेगम के हमरा लॉन्च में मौजूद थी। सालिया बेगम अपनी औलाद के मिल जाने पर बेहद खुश थी, मगर साथ साथ उसकी हालत पर रंजीदा। इतने अरसे बाद उनकी तड़पती हुई ममता को राहत मिली थी, मगर अपनी औलाद को इस हालत में देखना उनके लिए बहुत असियतनाक था। पहले ही हफ्सा का गम उन्हें अंदर अंदर तोड़ चुका था।
मुझे यकीन नहीं आ रहा सालिया कि सच में अल्लाह ने इतने अरसे बाद तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा दिया है। वो वाकई खुशगवार हैरत में मुब्तला थी। उन्हें अच्छी तरह से याद था कि अपने बेटे की मौत के बाद उन्हें संभालने में कितना वक्त लगा था। वो सबसे बस यही कहती कि उसका दिल उसकी मौत को नहीं मानता, और आज कुदरत ने उनके दिल की गवाही को सच साबित कर चुकी थी। ये सब बहुत हैरान कुन मगर खुशगवार था। सामने बैठे साले बेगम के चेहरे से आज मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। वो दिल में अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने उन्हें आज का दिन देखना नसीब किया। तुम बिल्कुल सही कहती थी कि तुम्हारा दिल गवाह है कि वो जिंदा है, और आज देख लो, वो मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर साले बेगम के लबों को भी मध्यम मुस्कुराहट ने छुआ था। वो वाकई बहुत खुश थी। बरसों से मांगी हुई दुआ आज कबूल हो गई थी। तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल मिला है सालिहा। इस बार बोलने वाली सबरीना थी, जिसके लिए ये सब बात हैरत अंगेज जरूर थी, मगर वो समझ सकती थी कि जिंदगी अक्सर बहुत से मामलात में आपको शर्मंदा छोड़ देती है। अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में ही तुम्हें अपनी औलाद से मिलवाया है। उनकी बात पर साले बेगम एकदम रंजीदा आवाज में बोलने लगी थी। औलाद तो मिल गई है, मगर उसकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। वो नम आंखों से उन्हें देखती हुई बोली। ये एक बात उनकी सारी खुशी को मान कर देती। मेरा दिल चाहता है कि किसी तरह मैं उसकी हर तकलीफ दूर कर दूं। मेरा बस नहीं चलता कि मैं अपनी जिंदगी उसके नाम कर दूं। काश मेरी उम्र भी उसे लग जाए। वो रोने लगी थी। औलाद की तकलीफ बर्दाश्त करना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं, और खासकर जब वो औलाद कुदरत ने बरसों बाद आपको लौटाई हो। हौसला रखो सालिहा, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी औलाद इतने अरसे बाद लौटाई है, तो यकीनन वो तुम्हें उसकी खुशी देखना भी नसीब करेगा। सबरीना उसे तसल्ली देते बोली थी। सबरीना बिल्कुल ठीक कह रही है, वो ठीक हो जाएगा, तुम अपना ख्याल रखो। इस तरह रोने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। राबिया बेगम की बात पर सालिया बेगम ने अपने आंसू साफ किए थे। वो दोनों सही कह रही थी। इस वक्त उन्हें अपना ख्याल रखना था अपनी औलाद के लिए। हॉस्पिटल के कमरे में मध्यम रोशनी फैली थी। खिड़की के शीशे पर ढलती शाम की धूप की हल्की हल्की किरणें पड़ रही थी। कमरे में सिर्फ मशीनों की बीप बीप और शासन की मध्यम सांसों की आवाज गूंज रही थी। फयाज लाशारी कुर्सी पर मोबाइल हाथ में थामे बैठे थे, जिस पर कुछ देर पहले ही उनकी शहरियार के डॉक्टर से बात हुई थी, जो शहरियार के इलाज के लिए पुरउम्मीद थे। 2 दिन बाद उसकी सर्जरी थी, मगर उनका शाहजहान के पास रुकना जरूरी था, क्योंकि वो जानते थे कि फाइका लाशारी शहरियार का ख्याल उनसे बेहतर रख सकती थी। जिंदगी ने उनके साथ कैसी बाजी खेली थी। कुछ ही दिनों में वो अपना बरसों पुराना दोस्त, अपनी हमसफर, अपनी जिंदगी की खुशियां, मुख्तसरन अपना सब खो बैठे थे। उनका वाहिद असासा उनकी औलाद, उनके दोनों बेटे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, और वो उनके लिए कुछ भी करने की ताकत नहीं रखते थे। जिंदगी में हर आसाइश, इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद खुद को एक गरीब आदमी जैसा बेबस महसूस कर रहे थे, जो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। शाहजहान की हालत पिछले दिनों के मुकाबले कुछ बेहतर थी। उसके घर वाले रोज उससे मिलने आते थे, जिनके आने पर वो उनसे ज्यादा नहीं पर मुख्तसर बात जरूर करता था। उसके रवैये और तबीयत में एक अजीब सी तब्दीली थी। वो अब मध्यम आवाज में मुख्तसर बात करता, बात बात पर गुस्से में आने के बजाय खामोश हो जाता। शदीद तकलीफ में होने के बावजूद भी खामोशी से दर्द बर्दाश्त करता रहता। उसे उसके घर वालों से मिलवाकर फयाज लाशारी के सीने से एक बोझ कम हो गया था। वो यूं ही बैठे थे कि उनकी समाज से शाहजहान की आवाज़ टकराई, जो शायद दवाई का असर खत्म होने पर अब होश में आ गया था। डैड। फयाज लाशारी फौरन उसके पास गए थे, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहते, शाहजहान ने उनका हाथ थामा और अपनी वीरान आंखों से उनकी बेबस आंखों में देखने लगा। थैंक यू डैड, आपने मुझे मेरी फैमिली से मिलवाया। वो बोझल आवाज में बोला। फयाज लाशारी नम आंखों से मुस्कुराए। ये तुम्हारा हक था बेटा, और मैं मजीद तुम्हारे हक की तलफी नहीं कर सकता था। वो अपना हाथ शाहजहान के हाथ पर रखते हुए बोले। शाहजहान ने गौर से उनके चेहरे की जानिब देखा था। वो उन चंद दिनों में बहुत ज़ईफ नजर आने लगे थे। आपने मेरी कोई हक तलफी नहीं की डैड, बल्कि मुझे मेरी औकात से बढ़कर हर चीज़ दी है, और हकीकत खुल जाने पर भी मुझे तनहा करने के बजाय मेरे साथ खड़े रहे। वो उनका वाकई मशकूर था। वो चाहते तो वो भी फायका की तरह उसे तन्हा छोड़कर अपने बेटे शहरियार के पास चले जाते, मगर उन्होंने उसे तन्हा छोड़ने के बजाय उसका भरपूर साथ दिया था। तब उसका सहारा बने थे जब उसे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो अब जिंदगी को बहुत मुख्तलिफ अंदाज से देखने और महसूस करने लगा था। कोई और इस बात को माने या ना माने, पर तुम मेरे बेटे हो शाहजहान। चाहे तुमसे मेरा खूनी रिश्ता नहीं, मगर बचपन से लेकर अब तक
میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا ہے اور آگے بھی باپ کی طرح تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ شاہزین کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اب بات بات پر اس کی آنکھیں یوں ہی نم ہو جاتی اور نہ جانے کیوں، مگر اس نمی کو روکنا اب اس کے اختیار میں ہی تھا۔ شہریار کیسا ہے؟ 2 دن بعد اس کی سرجری ہے۔ اس کے ڈاکٹر کافی پر امید ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ سرجری کامیاب ہو جائے۔ فیاض لاساری نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شاہزین نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دینے لگا۔ تمہارے لیے بھی ڈاکٹرز کافی پر امید ہیں، دیکھنا تم بھی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ان کی اس بات پر شاہزین مسکرا نہیں سکا تھا۔ وہ ایک مریض تھا اور مریض سے بڑھ کر اپنی بیماری کی نوعیت اور تکلیف کوئی نہیں جانتا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، فیاض لاشاری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولنے کو کہا۔ میں کچھ دن کے لیے اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ فیاض لاشاری کی مسکراہٹ ایک دم مان پڑ گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کس گھر کی بات کر رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی میں مزید کتنے دن باقی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاروں۔ اسے ایک مرتے ہوئے انسان کی خواہش۔ شاہزین، فیاض لاساری نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے شاہزین، ایسی مایوسی کی باتیں مت کرو، دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے اور میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ اگر وہ تمہیں ڈسچارج کرنے پر راضی ہوئے تو میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ اپنی بات مکمل کرتے انہوں نے تمہارے گھر پر زور دیا تھا، جس پر شاہزین نے مسکراتے ہوئے ان کی آنکھوں کی جانب دیکھا۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ۔ وہ فیاض لاشاری کو ڈیڈ کہہ کر پکار رہا تھا، یعنی اب بھی وہ انہیں اپنا باپ مانتا تھا، اور یہ بات ان کے لیے کیا معنی رکھتی تھی یہ صرف وہی جانتے تھے۔ فیاض لاشاری فون پر بات کرتے ہوئے راہداری کی اس جانب آئے تھے کہ نظر سامنے لگے ہوئے بینچ پر بیٹھے صالح بیگم پر پڑی تھی، جن کے چہرے سے اضطراب واضح تھا۔ آج شاہزین کی پہلی کیمو تھراپی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان تھی۔ فیاض لاشاری قدم اٹھاتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ ڈاکٹرز نے کچھ بتایا؟ کیسا ہے شاہزین؟ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ہر لمحے اس کے لیے دعا گو تھی۔ آپ پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہے، بس کچھ دیر میں ڈاکٹر اسے واپس روم میں شفٹ کر دیں گے۔ فیاض لاشاری انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے۔ صالح بیگم کے چہرے پر ایک دم اطمینان در آیا تھا۔ فیاض صاحب کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ صالح بیگم اسوات میں سر ہلاتے ہوئے متوجہ ہوئی۔ شاہزین آپ کے گھر، میرا مطلب ہے کہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے، وہ مناسب الفاظ استعمال کرتے ہوئے بولے۔ وہ اتنا عرصہ سے جسے اپنی اولاد مانتے آئے تھے، اسے یوں کسی اور کے حوالے کرنا کتنا تکلیف دہ تھا یہ صرف وہی جانتے تھے۔ یہ بات شاہزین نے خود آپ سے کہی ہے؟ صالح بیگم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ یہ خبر سننے میں ہی کتنی خوشگوار تھی کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ ان کے گھر جا رہا تھا۔ جی، مجھے بس آپ کی اجازت درکار تھی۔ اس میں اجازت کی کیا بات ہے فیاض صاحب، وہ اس کا ہی گھر ہے، بلکہ اس طرح میری دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ میں تو پہلے دن سے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر اس کی صحت کی وجہ سے ایسی کسی بات کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ صالحہ بیگم وجاہت دیتے ہوئے بولی، جس پر فیاض لاشاری بمشکل مسکرائے۔ شاہزین کی یہ خواہش صالحہ بیگم کے لیے جتنی خوشگوار تھی، اتنی ہی فیاض لاشاری کے لیے تکلیف دہ، مگر انہیں اسی کی خاطر یہ تنہائی برداشت کرنی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں فون ہاتھ میں لیے بیٹھی کہ تاشفن کمرے میں داخل ہوا۔ آبرو پر نظر پڑتے وہ اس کے پاس گیا تھا، جو خالی خالی نگاہوں سے سامنے دیوار پر لگی ہوئی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا آبرو، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا، جس پر آبرو نے گردن موڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب گھر آنا چاہتا ہے؟ لہجے میں فکر اور بے یقینی لیے اس نے مختصر جواب دیا تھا، جبکہ تاشفن جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ جب سے شاہزین ان کی زندگی میں داخل ہوا تھا، تاشفن نے اس میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ وہ ہر وقت کھوئی کھوئی پریشان رہتی۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پائی تھی۔ اب تک خاموش تھی تو وجہ صرف صالحہ بیگم تھی، جو اس دن سے اب تک دن اور رات ہاسپٹل میں شاہزین کے پاس گزارتی تھی۔ اگر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے گھر آ بھی جاتی تو اسی کے لیے فکر مند رہتی۔ تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے کیا؟ تاشفن کے سوال پر آبرو نے گہری سانس لی۔ اسے تاشفن کو وہ سب بتانا تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں نے اس کا وہ روپ دیکھا ہے جو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ کہتے آبرو مختصر اسے شاہزین لاشاری سے ہوئی پہلی ملاقات، دھمکی، قاتلانہ حملہ کے بارے میں سب بتاتی گئی تھی، جس پر تاشفن کچھ لمحے کے لیے شدید حیران ہو گیا تھا، مگر پھر اس نے اطمینان بھرے ہوئے انداز میں آبرو کی جانب دیکھا۔ آنٹی کیسی ہیں؟ وہ تو یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ آبرو نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے کیا بتا رہی تھی اور وہ کیا سوال کر رہا تھا؟
जी वो तो बहुत खुश हैं, बल्कि उनकी दिली मुराद पूरी हो गई है। आबरू ने बगैर कोई सवाल किए महज उसके सवाल का जवाब दिया। एक बात पूछूं आबरू? आबरू ने उसकी जानिब देखते अस्पात में सर हिलाया। तुमने आंटी के चेहरे पर वो इत्मीनान और सुकून देखा है जो शाहजहां के आने के बाद उनके चेहरे का हिस्सा बन गया है? आबरू के जहन के पर्दे पर सालिया बेगम का चेहरा लहराया। वो वाकई उसके आने से बहुत ज्यादा खुश थी। क्या तुम अपनी अम्मी की खुशी के लिए उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती? वो अब बराह रास्त उसकी आंखों में देख रहा था। क्या पता अब वो वैसा ना रहा हो जैसा तुमसे हुई मुलाकातों का वक्त था। और वैसे भी अब तो वो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा है। आबरू खामोशी से उसे सुन रही थी। एक बात बताओ आबरू, ये जो हकीकत हम सब पर आया हुई है, इसकी सबसे ज्यादा अजियत उसने सही है। खुद सोचे कि एक इंसान पर क्या गुजरी होगी जब उसे मालूम हुआ होगा कि उसकी सारी जिंदगी महज धोखा थी। उसके रिश्ते झूठे थे, अपने पराये थे। ताशविन की बातें हमेशा की तरह उस पर गहरा असर छोड़ रही थी। उसके साथ किस कदर टूट फूट का शिकार होगी, ये हकीकत अगर तुम्हारे लिए तस्लीम करना मुश्किल है तो उसके लिए भी आसान नहीं। ताशविन सादा अल्फाज में उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। उसकी पहचान, उसका खानदान, सब कुछ तब्दील हो गया है। ऊपर से उसकी मोहल्लिक बीमारी, वो तरस के काबिल है आबरू। आबरू सपाट चेहरे से उसकी बातें सुन रही थी कि ताशविन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं तुम्हारी कैफियत अच्छी तरह समझ सकता हूँ आबरू कि ये सब कबूल करना इतना आसान नहीं, मगर मजबूरियां इंसान से सब करवा देती हैं। आबरू समझ चुकी थी कि वो किस बारे में बात कर रहा था। इसलिए मैं बस इतना कहूंगा कि हो सके तो मासी को फरामोश करते उसे कबूल करने की कोशिश करो। किसी और के लिए नहीं तो सालिया आंटी के लिए, और उस सारे मामले में तुम मुझे हर पल अपने साथ खड़ा पाओगी। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए उठ खड़ा हुआ था, जबकि आमरू का दिमाग अब तक उसकी बातों में अटका हुआ था। उसे घर आए अभी कुछ ही देर गुजरे थे। वो इस वक्त लॉन्च में साले बेगम के साथ बैठा था, जबकि कुछ फासले पर खड़ी हुई हरम और रुतबा पहली बार उस शख्स को देख रही थी जो उनका भाई था। कुछ देर पहले ही राबिया बेगम उससे मिलकर गई थी। उन सबके साथ बैठे उसे अपना आप बहुत अजीब महसूस हो रहा था। जो भी उसके पास आता वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी जानिब देखता और खामोशी से उंगलियां मरोड़ते अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करता। उसकी उनसे कोई बात नहीं हो पाई थी, यहाँ तक कि अफाक से भी, सिवाय ताशफिन के, जिससे ज्यादा तो नहीं मगर मुख्तसर हम कलामी जरूर हुई थी। उन दोनों का तारुफ साले बेगम ने इससे करवाया था। उन सब मेहमानों में ताशफिन ही उसे कुछ भला और अच्छा महसूस हुआ था। आबरू और इस्बा को यहाँ छोड़ दे सब मेहमान जा चुके थे। सबके चेहरे पर एक मुतमईन तासुर मौजूद था जिसे शाहजैन महसूस कर सकता था, मगर आबरू की नजरों में अपने लिए संजीदगी उसे वाज़ेह दिखाई दे रही थी। जब जब उससे नजरें मिलती तो वो फौरन ही निगाहों का जाविया बदल देती। जानता था कि आबरू चाहे माजी में हुई उनकी हर मुलाकात फरामोश कर चुकी थी, मगर जहन में अब भी वो उसकी तर्क जुमले और धमकी निकाल नहीं पाई थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद खुद पर इतनी देर जब्त ना कर पाता। जबकि दूसरी जानिब अगर खामोशी थी तो सिर्फ सालिया बेगम की खातिर। उस दिन ताशविन की कही बातों ने उस पर काफी गहरा असर छोड़ा था। रात में उन सबके साथ खाना खाते हुए आसपास छाई हुई खामोशी में मौजूद उन सब की झिझक वो महसूस कर सकता था। वो जानता था कि ये सब कबूल करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। शाहजैन को हॉस्पिटल से वापस घर छोड़ने आज फयाज लाशारी खुद आए थे। वो दोनों लॉन्च में आमने सामने बैठे थे, जबकि साले बेगम कुछ लम्हे पहले ही उसके पास से उठकर गई थी। उसी लम्हे रुतबा भी ट्रे उठाए लॉन्च में दाखिल हुई थी और ट्रे टेबल पर रखते हुए वो पलटी। शेरियर कैसा है डैड? शाहजैन के सवाल पर फयाज लाशारी के चेहरे पर तारीख से साया लहराया था, जबकि उसके ये अल्फाज रुतबा की समाज से टकराए थे। शेरियर के नाम पर वो झटकी। एकदम दिमाग ने हरकत की थी और इस नाम से मुंसलिक इंसान याद आया था, और साथ ही अमल की बातें। ओ खुदाया, वो कैसे भूल गई थी कि शहरियार किसी और का नहीं बल्कि फयाज लाशारी का बेटा है। वो कमरे के अंदर दाखिल होते हुए दीवार के साथ खड़ी हो गई थी, जहां वो बआसानी उनकी माबेन होने वाली गुफ्तगू सुन सकती थी। सर्जरी कामयाब नहीं हो सकी शाहजैन? फयाज लाशारी की आवाज में असलियत थी, कर्ब था। उनका जवाब सुनते शाहजैन कुछ लम्हे के लिए कुछ बोल ना पाया था, जबकि रुतबा के दिमाग में फौरन सवाल बेदार हुआ था कि आखिर ये किस सर्जरी की बात कर रहे हैं। मगर डॉक्टर तो बहुत पुरउम्मीद थे डैड, राजे ने बेयकीनी से बोला था। हाँ, मगर हमारे साथ उनकी उम्मीद भी टूट गई। फयाज लाशारी शिकस्ता लहजे में उसकी जानिब देखते हुए बोले। वो अब सारी उम्र अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा। ये बात उन दोनों से ज्यादा रुतबा के लिए हैरान कुन थी। वो फक चेहरा लिए खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। सिर्फ एक हादसे ने मुझसे मेरी दोनों औलादें छीन ली शाहजैन।
एक जानिब तुम्हारे सच और दूसरी जानिब शहरियार की माजूरी, वो रुंधी हुई आवाज में बोले थे। एक आंसू उनकी आंख से निकलता हुआ उनके चेहरे पर आ गिरा था। शाहजहां ने आगे बढ़ते उनके हाथ पर हाथ रखा। आप परेशान ना हो डैड, डॉक्टर से बात करें, आखिर कोई ना कोई तो हल जरूर होगा। कमरे में खड़ी रुतबा कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए सारी बात समझ गई थी। अब कोई हल बाकी नहीं है शाहजैन, उम्र भर की मासूरी उसका मुकद्दर बन गई है, वो अफसोस भरे हुए अंदाज में बोले, जिस पर शाहजैन के पास भी बोलने के लिए कुछ ना था। एक बाप के लिए अपनी औलाद को इस हाल में देखना किस कदर तकलीफ दे था, ये सिर्फ वही जानते थे। जबकि दूसरी जानिब रुतबा कुदरत के इस इंतकाम पर हैरान रह गई थी। अल्लाह ने बर वक्त ही उसे उस मुसीबत से निकाल दिया था, बाइज्जत तरीके से। किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने वालों का कुदरत का निज़ाम नहीं बख्शता। इंसान किसी के साथ बुरा करते वक्त ये भूल जाता है कि एक साथ ऊपर मौजूद है जो हर एक के अच्छे और बुरे का अमल का हिसाब रखती है, और हर इंसान अपने किए अमल का बदला जरूर पाता है। उसे यहाँ आए एक हफ्ता गुजर चुका था। गुजरते दिनों के साथ साथ उसके सेहत में भी कुछ बेहतरी आई थी। वो अक्सर बैठा बस यही सोचता रहता था कि ये छोटा सा घर कितना पुरसकून है। खूनी रिश्तों की कशिश उसे वाकई हैरान कर रही थी। सिर्फ चंद दिन गुजरने के बावजूद वो उनके साथ बहुत इत्मीनान और राहत महसूस करता था। उसकी माँ हर लम्हा उस पर जाने उछावर करने को तैयार रहती थी। शायद माएँ ऐसी ही होती हैं। दूसरी जानिब उसकी बहनें बहुत कम ही उसके सामने आती थीं, मगर उनकी आंखों में मौजूद सताइश और मध्यम खुशी वो महसूस कर सकता था। हर बार उन सबको देखते उसे बस एक ही ख्याल आता था, ज़मीर शिद्दत से मलामत करता कि उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दुख देने वाला, उनके सर से बाप का साया छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि वही था। जब उन्हें इस हकीकत का इल्म होगा तो वो किस मुंह से उनका सामना करेगा। उसकी सुबह व शाम बस यही सब बातें सोचते हुए गुजरती थी। जिंदगी ने सही मायनों में उसका इम्तिहान लिया था। औंधी मुंह उसे जमीन पर लापटका था। उसे अच्छी तरह याद था कि अपने ही बाप की मौत पर उसने किन अल्फाज में उनका जिक्र किया था, कैसे किसी की मौत की खबर को मजाक में उड़ाया था, किस तरह वो छोटे घर वालों को हकीर समझते उनके साथ नारवा सलूक रखता था। और सबसे बढ़कर वो यहाँ रुका नहीं बल्कि उसने एक औरत पर कातलाना हमला करवाया था। वो इस कदर पछती का शिकार हो गया था कि उसे किसी से कोई गर्ज नहीं थी। सही गलत की तमीज तो बहुत दूर, वो अपने ज़ाती मफाद और अना को तस्कीन देने के लिए हर हसद से गुजर गया था। और किस्मत ने उसके साथ कैसा खेल खेला था कि जिस शख्स की मौत का उसने मजाक उड़ाया था वो उसका हकीकी बाप था, और जिस औरत पर उसने हमला करवाया था वो उसकी बहन थी। इंसान अक्सर पछती और गुमराही की हालत में ऐसे काम कर जाता है जिनका खामियाजा फिर उसे उम्र भर भुगतना पड़ता है। और शाहजैन के आमाल ने उसे न सिर्फ दूसरों बल्कि अपने आप से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो इस कमरे में बैठा खाली नजरों से सामने दीवार पर लगी हुई सादा सी पेंटिंग को देख रहा था। साले बेगम ने अपने कमरे के साथ वाला कमरा शाहजैन के लिए मुख्तस किया था। कुछ देर पहले ही फवाद उसके पास से उठकर गया था। वो आज काफी दिनों बाद उससे मिलने आया था, और अब न जाने क्यों एकदम उसके सर में दर्द होने लगा था। सोने की कोशिश भी नाकाम हो रही थी। बिलाखिर वो अपने कमरे से निकलते हुए सालिया बेगम के कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर सामने जाए नमाज पर मौजूद सालिया बेगम पर पड़ी थी, जो नमाज पढ़ रही थी। वो खामोशी से बेड पर जा बैठा। सालिया बेगम की पुश्त उसकी जानिब थी, इसलिए वो उसका आना महसूस नहीं कर पाई। वो बेड पर बैठे उन्हें देख रहा था। उसने कभी अपनी 30 साल जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी थी, न अपने घर वालों में से किसी को नमाज पढ़ते देखा था। वो बहुत गौर से उन्हें देख रहा था। कयाम से रुकू, रुकू से सजदा, और सजदा से फिर कयाम, ये सब कितना पुरसुकून महसूस हो रहा था। न जाने कितनी देर उन्हें यूं ही देखता रहा। नमाज मुकम्मल करते सालिया बेगम ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। काफी देर वो दुआ मांगती रही थी, जबकि शाहजैन के दिमाग में एक सवाल बेदार हुआ कि क्या उसने कभी यूं हाथ उठाकर अपने रब से कोई दुआ मांगी थी। जवाब फौरन आया था, हाथ उठाकर तो दूर, उसने तो कभी वैसे भी अपने रब को पुकारते हुए उससे कोई दुआ नहीं मांगी थी। दुआ मांगते वो पलटी कि नजरें पीछे बेड पर सर झुकाए बैठे हुए शाहजैन पर पड़ी थी। एक खुशगवार मुस्कुराहट के साथ वो उठ खड़ी हुई। बेटा तुम कब आए, कुछ चाहिए था क्या? वो उसके आने की मुमकिन वजह सोचते हुए पूछ रही थी, जिसके जवाब में शाहजैन ने बस खामोशी से उन्हें देखते हुए नफी में सर हिलाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? वो उसके पास आते उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली। शाहजैन की आंखों में भी इख्तियारी आंसू आ गए थे। हालत में आंसुओं का पंधा महसूस होने लगा था। दिल चाहा कि फूट फूट कर रोए कि आखिर क्यों उसे उन लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ जिंदगी गुजारना नसीब नहीं हुई। जी बस वो सर में
थोड़ा सा दर्द था तो सोचा कि आपके पास आ जाऊं। उसने बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। उसकी बात पर सालिया बेगम मुस्कुराई और उसके साथ बेड पर बैठ गई। बहुत अच्छा किया तुमने, अब आओ यहाँ सर रखो। वो उसे अपनी गोद में सर रखने का कह रही थी। जी? शाहज़ैन ने उलझन भरी नजरों से उन्हें देखा। यहाँ सर रखो बेटा। उन्होंने अपनी बात दोहराई थी, जिस पर शाहज़ैन कुछ लम्हे झिझकते हुए अपना सर उनकी गोद में रख चुका था। वो उसका सर दबाने लगी। न जाने उस लम्स का असर था या माँ की गोद की तासीर। ये चंद लम्हों में ही उसे दर्द गायब होता हुआ महसूस हुआ। देखना, बस थोड़ी देर में तुम्हारा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उन्होंने मुस्कुराकर कहते हुए उसका माथा चूमा था। शाहज़ैन ने नम आंखों से अपनी माँ को देखा था, जिसके लम्स, जिसकी ममता से महरूमी उसका मुकद्दर बनी थी। उसे ये एहसास बखूबी हो रहा था कि उन छोटे छोटे घरों में रिश्ते कितने खालिस और पुख्ता होते हैं। कुछ देर यूं ही राहत और सुकून महसूस करते हुए वो साले बेगम की गोद में ही सर रखे सो गया। वो किचन से निकलती बाहर लाउंज की जानिब आई थी, जहाँ साले बेगम और शाहजैन बैठे थे, मगर अब सिर्फ शाहजैन वहाँ मौजूद था। इस पर रात को ही अपने घर गई थी और आबरू भी आज शाम घर जाने वाली थी। उसे साले बेगम से एक अहम बात करनी थी, इसलिए वो उन्हें ढूंढ रही थी। वो कदम उठाते हुए वहां से जाने वाली थी कि उसकी नज़र शाहजैन पर पड़ी थी, जो लॉन्च में लगा टीवी ऑन करते हुए अब रिमोट ढूंढ रहा था। कुछ फासले पर खड़ी आबरू कुछ लम्हे उसे देखती रही थी और फिर कदम उठाते हुए आगे आई और लॉन्च में दाखिल हुई थी और कोने में पड़े हुए टेबल पर रखे गुलदान के पीछे से रिमोट निकालते सामने टेबल पर रख दिया था। उसकी ये सारी कार्रवाई शाहजैन देख रहा था। वो 2 घंटे भी रिमोट ढूंढता रहता तो ढूंढ ना पाता, जबकि दूसरी जानिब आबरू सपाट चेहरा लिए सिर्फ दिल के कहने पर उसकी मदद करने आई थी। वो जाने के लिए पलटी ही थी कि शाहजैन की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। क्या हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं? उसका खुद से गुरेज करना वो महसूस कर चुका था। वो जानता था कि वो सिर्फ सालिया बेगम की मौजूदगी में ही उसके साथ बैठती है, और तब से अब तक वो दोनों एक बार भी हम कलाम नहीं हुए थे। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। आबरू ने जोर से आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली थी और इन्हीं सपाट तासुरात के साथ पलटी और खामोशी से कदम उठाते हुए उसके सामने रखे हुए दूसरे सोफे पर जा बैठी थी। मैं जानता हूँ यूं किसी को एकदम अपना भाई मान लेना आसान नहीं, उसने बात का आगाज किया, खास तौर पर तब जब आप पहले से ही जानते हो कि वो किस कदर गिरा हुआ इंसान है। वो खुद अपने लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। आबरू अब भी खामोश रही थी। जो कुछ भी हुआ, जो बातें मैंने तुमसे कही थी, वो जाने अनजाने में नहीं थी। मैंने इरादतन सब क्या था। तुम पर गोली चलवाने वाला भी मैं था। वो एतराफ़ जुर्म कर रहा था। सामने बैठी आबरू के तासुरात एकदम तब्दील हुए थे। सामने बैठा साजन उसकी आंखों में अपने लिए नागवारी महसूस कर सकता था। पर यकीन मानो कि अगर मेरा अब बस चले तो मैं माजी में जाकर सब तब्दील कर दूं। उसकी बात पर आबरू इस्तेज़ाइया अंदाज में मुस्कुराई, मगर अब भी खामोश रही। सामने बैठा शख्स उसके लिए सिर्फ एक छोटा इंसान था, जो सब कर गुजरने के बाद माफ़ी का तलबगार था। मैंने अपनी सारी जिंदगी इतनी पस्ती में गुजारी है कि मैं सही गलत की तफरीक ही ना कर सका। उसका लहजा और आंखें नम होने लगी थी, जिन्हें आबरू महसूस कर सकती थी। तुमने तब भी आला ज़रफ़ी दिखाई और आज भी आला ज़रफ़ी ही दिखा रही हो कि इतने दिन गुजरने के बाद भी इस वाक़ये का किसी को इल्म नहीं। वो वाकई उसका शुक्रगुजार था, जबकि दूसरी जानिब आबरू उसे क्या बताती कि वो ये सब सिर्फ अपनी माँ की खातिर कर रही है, ना कि उसके लिए। मेरी बस एक गुजारिश है तुमसे कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। वो दोनों हाथ जोड़े हुए आबरू से मुखातिब था। उसके इस हरकत पर आबरू एकदम हैरान हुई थी। मेरा ज़मीर मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। ये सब बातें मुझे सुकून नहीं लेने देती। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं मरने से पहले अपने तमाम आमाल की माफ़ी चाहता हूँ। उसकी आंखों से एक आंसू निकलते हुए उसके चेहरे पर आ गिरा था। मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ चुकी हूँ, बिल आखिर आबरू ने बात का आगाज़ किया। इसलिए तुम मुझसे नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगो, जिसकी हदूद का तजावुज़ तुम सारी ज़िंदगी करते आए हो। और वैसे भी मुझे क्या मालूम कि तुमने मेरे अलावा और कितने लोगों के साथ ज़्यादती की है। आबरू की बात पर शाहजैन के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। मुझसे ज़्यादा भी कोई बदकिस्मत होगा कि जिन 2 लोगों के साथ बहुत बुरा किया, कायनात ने उन्हें ही मेरा खून का रिश्ता बना दिया। आबरू ने हैरत से उसकी जानिब देखा। वो उसके अलावा और किसकी बात कर रहा था? उसी लम्हे साले बेगम अपने कमरे से निकलती हुई उस जानिब आई थी।
आबरू और शाहजैन को साथ देखकर उन्हें खुशखबर हैरत हुई थी। इससे पहले कि उन दोनों की नजरें साले बेगम पर पड़ती, उनके कदम शाहजैन की बात पर रुक गए थे। हयात सिद्दीकी, तुम्हारा, मेरा, हमारा बाप, उनकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं, उनका अपना बेटा था। ये अल्फाज नहीं, पिघला हुआ शीशा था जो इस वक्त आबरू और सालिया बेगम को अपने कानों में जाता हुआ महसूस हुआ, जबकि सामने बैठा शाहजैन के आंसू अब उसके चेहरे भिगो रहे थे। उस गाड़ी में बैठा हुआ बदनसीब शख्स कोई और नहीं बल्कि मैं था। मैंने सड़क पर गिरे हुए उस शख्स को एक बार भी पलट कर नहीं देखा। वो हिचकियों से रो रहा था अपनी बदनसीबी पर, जबकि आबरू फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। अपने बाप की मौत के बाद जिस शख्स की तलाश में उसने इतना वक्त गुजारा था, वो आज उसके सामने बैठा था। कुछ फासले पर खड़ी हुई सालिया बेगम को अपने पांव पर खड़ा होना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा। हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने दीवार का सहारा लिया। जो शख्स अपने बाप का कातिल हो, जिसने अपनी बहन पर जानलेवा हमला करवाया हो, उसे अल्लाह कैसे माफ करेगा। वो रोते हुए बोला कि एकदम नजर कुछ फासले पर खड़ी हुई सालिया बेगम पर पड़ी थी। उसका रंग फाक हुआ था, उनकी आंखों में बेयकीनी उसके मुंह पर तमाचे की तरह लगी थी। अम्मी, आबरू ने फौरन उसकी नजरों के ताकुब में देखा था। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कहते, सालिया बेगम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, जिसे आबरू से पहले शाहजैन ने महसूस किया था। इससे पहले कि वो चकराकर गिरती, शाहजैन उन तक पहुंचा, मगर वो एक नजर उसे देखते बेहोश हो गई थी। आबरू भागते हुए उधर आई थी, जबकि रुतबा भी कमरे से निकलते हुए वहां आ गई थी। शाहजैन उनका सर गोद में रखे हुए जमीन पर बैठा था। अम्मी, अम्मी, आंखें खोलो, आबरू उनका चेहरा थपथपाते हुए मुतफक्किर लहजे में बोली, मगर सालिया बेगम की आंखें हनूज बंद थीं, जबकि शाहजैन की नजरें उनके चेहरे पर आंसू की मिटे मिटे निशानात पर थीं। एम एम्बुलेंस को कॉल करो प्लीज, वो टूटे हुए लहजे में आबरू को मुखातिब करते हुए बोला। आने वाले वक्त उसे साफ दिखाई दे रहा था। वो सालिया बेगम को लिए तेजी से हॉस्पिटल आए। उन्हें स्ट्रेचर पर डालते हुए शाहजैन के हाथ कांप रहे थे। ये क्या हो गया था? अपनी गलतियों का कफारा अदा करते करते ये उससे क्या हो गया था? सारे रास्ते आबरू और रुतबा सालिया बेगम को होश में लाने की कोशिश करती रही थी, मगर हर कोशिश बेसूर रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही सालिया बेगम को फौरन ही इमरजेंसी में ले जाया गया था। आबरू शाहजैन से हुई हर बात भूल गई थी। याद था तो सिर्फ ये कि उसकी माँ उस वक्त किस हालत में थी। वो रुतबा के साथ खड़ी बेचैनी से आसपास देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, कि एकदम नजरें कुछ फासले पर खड़े हुए शाहजैन पर पड़ी थी, जो बार बार चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते आबरू को एकदम उसकी सारी बातें याद आने लगी थी, और साथ ही साले बेगम का बेहोश होना भी। वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ी। मेरे बाप की जान लेकर तुम्हें सुकून नहीं मिला कि मेरी माँ को भी इस हाल में पहुंचा दिया? वो उसका गिरेबान पकड़ती हुई चीखी। रुतबा तेजी से उसके पीछे आई थी। आबरू की बात पर उसने उससे नासमझी से देखा था, जबकि दूसरी जानिब शाहजैन इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अगर अम्मी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उसका गिरेबान छोड़ते हुए दूर हटी थी, जबकि सामने खड़े हुए शहजाद ने एक बार फिर नजरें उठाकर उसे नहीं देखा था। उसमें उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। आबरू कुछ दूर जाते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। वो अपने हवास खो बैठी थी। रुतबा, उसने पास खड़ी हुई रुतबा को मुखातिब किया। इसबा को कॉल करो, उसे कहो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। वो खुद मोबाइल निकालते हुए ताशफीन को फोन मिला रही थी। उसका नंबर डायल करते हुए उस हाथ कांप रहे थे। आंखों के सामने बार बार सालिया बेगम का चेहरा आ जाता, उनकी बंद होती आंखें। वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। शाहजैन दीवार की तरफ रुक करते हुए अपना सर टिकाते हुए आंखें मूंद चुका था। ये सब क्या हो गया था? वो ऐसा तो नहीं चाहता था। क्यों वो एक बार फिर उनकी जिंदगी में तकलीफ की वजह बन गया था? काफी देर गुजरने के बाद भी डॉक्टर की जानिब से कोई खबर नहीं आई थी। वो इस तरह की कैफियत में इधर से उधर चक्कर काट रही थी कि एकदम से उसकी नजर राहदारी से गुजरते हुए ताशविन पर पड़ी थी, जो इसी जानिब आ रहा था। वो तेजी से उनके करीब आया। छुट्टी की वजह से वो आज घर पर था, वरना हॉस्पिटल में उसे उस तक पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट लगते। आंटी को क्या हुआ आबरू? वो बिल्कुल ठीक थी ताशविन, मगर फिर एकदम से पता नहीं उन्हें क्या हुआ और वो बेहोश हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल बहुत बहुत घबरा रहा है। उसकी परेशानी उसके चेहरे और लहजे से साफ जाहिर थी। इससे पहले कि ताशविन कुछ कहता, इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला था और डॉक्टर्स बाहर आए। वो सब तेजी से उनकी जानिब बढ़े थे, जबकि शाहजैन चाहकर भी कदम आगे नहीं बढ़ा सका।
मरीज को मेजर हार्ट अटैक हुआ है, हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, आप बस उनके लिए दुआ करें। वो पेशवाराना अंदाज में कहते हुए वहां से चले गए, जबकि आबरू साकित निगाहों से उन्हें देख रही थी। एकदम उसकी साकित आंखों में हरकत हुई थी और वो गुस्से से शाहजैन की जानिब बढ़ी थी, जिसके लिए यह खबर बहुत भारी थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। वो दोबारा उसका गिरेबान पकड़ते हुए चिल्लाई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने खड़े हुए उस शख्स को यहाँ से कहीं दूर भेज दें, हमेशा के लिए। तुम क्यों आए हो हमारी जिंदगी में? वो शिकस्ता लहजे में उससे पूछ रही थी, जबकि उसकी नम आंखें शाहजैन देख सकता था। ताशफिन तेजी से उसके पास पहुंचा। आबरू, आबरू छोड़ो उसे। वो उसे पीछे करने की कोशिश कर रहा था, मगर आबरू के हवासों पर सिर्फ एक ही बात सवार थी। मैं अपने साथ हुई तो हर ज्यादती माफ कर सकती हूँ, पर अगर अम्मी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगी। वो पीछे हटते हुए बोली। आंसू उसका चेहरा भिगो चुके थे। वो पहली बार यूं अपने हवास खो बैठी थी, वरना अपने खोल में सिमटता रहना उसकी आदत थी। दुआ करो कि अम्मी को कुछ ना हो, वो शाहजैन से कहती हुई ताशफिन की जानिब आई, जबकि रुतबा अब तक उसकी एक बात समझने से कासिर थी। शाहजैन उस वक्त खुद को इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान तस्वर कर रहा था, जिसके बाप के बाद उसकी माँ भी उसकी वजह से बिस्तर मर्ग पर थी। मैं आपसे कहती थी ना कि ये वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। जब से हमारी जिंदगी में आया है हमारी खुशियाँ। वो रोने लगी थी, न जाने क्यों वो आज खुद को बेबस महसूस कर रही थी। अपने आंसुओं पर आज उसका कोई इख्तियार नहीं था। हौसला रखो आबरू, इंशाल्लाह आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं बात करता हूँ डॉक्टर से, वो उसे तसल्ली देते हुए बोला, जिस पर आबरू ने अपना चेहरा साफ करते हुए अस्पात मसरे लाया। हॉस्पिटल की राहदारी में इस वक्त आबरू के साथ राबिया बेगम और रुतबा भी मौजूद थी, जबकि कुछ फासले पर यूनिफॉर्म में खड़ी हरम के साथ इसबा बैठी हुई थी। आफाक उन सब के साथ हरम को भी कॉलेज से ले आया था। डॉक्टर्स की जानिब से दोबारा कोई खबर मौसूल नहीं हुई थी, जबकि ताशफिन भी तब से डॉक्टर के साथ अंदर ही मौजूद था। कुछ फासले पर खड़ा हुआ शाहजैन बार बार उस बंद दरवाजे की जानिब देखता। उसे अपनी सांसों की रफ्तार कम होती हुई, जबकि धड़कन बहुत तेज महसूस हो रही थी। वो सब यूं ही बैठे थे कि एकदम इमरजेंसी का दरवाजा खुला था और डॉक्टर्स के साथ ताशफिन भी बाहर आया। आबरू तेजी से उसकी जानिब बढ़ी। आंटी को होश आ गया है, वो खुशी की खबर साथ लाया था। शाहजैन तेज तेज कदम उठाता हुआ उनके पास आया। मगर उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, ताशफिन ने वजाहत दी, जबकि अब डॉक्टर्स उन्हें मजीद तफसील से आगाह कर रहे थे। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? आबरू के लहजे में बेचैनी थी। जी, मगर प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि उनसे ज़्यादा बात मत कीजिएगा। डॉक्टर वजाहत देते हुए चले गए थे। आबरू ने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि ताशफिन की मध्यम आवाज़ उसकी समाज से टकराई। आंटी बार बार शाहजैन का नाम ले रही हैं, मेरा ख्याल है कि उसे भी आंटी के पास जाना चाहिए। आबरू ने कर्ब से आंखें बंद करते हुए अस्पात में सर हिलाया और अंदर दाखिल हो गई थी। सामने बिस्तर पर मौजूद औरत उसकी दुनिया थी। वो तकरीबन भागकर उनके पास गई थी और उनका माथा चूमते हुए उनका हाथ अपने हाथ में लिया था। ये लम्स उसे सुकून फराहम कर रहा था, जबकि शाहजैन ने उसी लम्हे अंदर कदम रखा था। उसे जिंदगी में वाहिद पुरखलूस, सच्चा और खूनी रिश्ता नसीब हुआ था, मगर उसकी बदकिस्मती ने इस बार भी उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कदम उठाता हुआ उनके पाँव की जानिब बढ़ा। साले बेगम उसे ही देख रही थी कि कुछ लम्हे बाद वो उनके पाँव पकड़े रोने लगा। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। वो रोते हुए एक ही जुमला दोहरा रहा था। सालिया बेगम ने तलब कर उसकी जानिब देखा था, जबकि आबरू भी उसकी इस हरकत पर हैरान थी। काश, काश मैं आप लोगों की जिंदगी में ना आता, बल्कि काश मैं पैदा ही ना हुआ होता। वो आंसुओं के साथ रो रहा था। इधर आओ बेटा। सालिया बेगम की नकाहत ज्यादा आवाज उनकी समाज से टकराई थी। वो कदम उठाता हुआ उनके पास गया। खुदा के लिए मुझसे नाराज मत होएं, मुझे माफ कर दें। अगर आपने मुझे माफ न किया तो मेरा ज़मीर मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। वो हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। आबरू को भी इख्तियार ही उसकी हालत पर तरस आया। कानों में ताशफिन की बात गूंजी। वो वाकई काबिल रहम था। मैंने तुम्हें माफ किया बेटा, तुम्हारे हर अमल के लिए तुम्हें माफ किया। और याद रखना कि माएँ कभी अपनी औलाद से नाराज नहीं होती। उनके लिए बोलना बेहद दुश्वार था, मगर अपनी औलाद के लिए वो ये असियत भी बर्दाश्त कर गई थी। शाहजैन ने रोते हुए उनका हाथ थामा और उसे चूमते हुए अपनी आंखों से लगाया था। सालिया बेगम की नजरें अब आबरू की जानिब थी। आबरू, तुम अपना और बाकी सबका ख्याल रखना। उनकी आवाज मध्यम होने लगी थी। आबरू ने झुककर एक बार फिर उनका माथा चुमा था। दरवाजे में खड़े हुए इसबा, रुतबा और हरम भी
कुछ कदम आगे आई थी। सालिया बेगम ने एक नज़र अपने अतराफ में खड़ी हुई अपनी औलाद को देखा। एक आंसू उनकी आंख से निकलते हुए उनके रुखसार पर गिरा। एक आसूदा मुस्कुराहट उनके लबों का हिस्सा बनी और वो अपनी आंखें मूंद गई थी, शायद हमेशा के लिए। अम्मी, अम्मी! उनकी जानिब से गहरी खामोशी को महसूस करते हुए आबरू ने उन्हें पुकारा, मगर कोई भी जवाब न पाते हुए उसकी परेशानी में इजाफा हुआ था। ताशफीन, ताशफीन, डॉक्टर, डॉक्टर! वो तेजी से भागते हुए बाहर गई थी, जबकि पीछे बिस्तर पर मौजूद सालिया बेगम के चेहरे पर सुकून था, मौत का सुकून। उन्हें इंतजार करते हुए काफी वक्त बीत गया था, मगर अब तक डॉक्टर्स की तरफ से कोई खबर मौसूल नहीं हुई थी। सालिया बेगम की हालत ने उनकी परेशानी में इजाफा कर दिया था। कुछ देर पहले ही सबरीना भी जावियार के साथ यहाँ आ गई थी। सालिया बेगम की हालत को मद्देनजर रखते हुए ताशफीन ने उन्हें जल्दी में यहाँ बुलाया था। शाहजैन उन सबसे दूर फासले पर आंखें बंद किए खड़ा था। उसका दिल उसे अनकरीब कुछ बहुत बुरा होने का अंदिया दे रहा था। दीवार के साथ खड़ी आबरू की निगाह यकटक उस बंद दरवाजे की जानिब थी। उसकी आंखें साकित जबकि चेहरा बेतासुर था। कानों में सालिया बेगम की कुछ देर पहले कही गई बातें गूंज रही थी। इसबा हरम को साथ लगाए बेंच पर बैठी थी, जबकि सबरीना और राबिया बेगम उन सबको तसल्ली देने की पूरी कोशिश कर रही थी कि एकदम ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। इस बार भी डॉक्टर्स के साथ ताशफीन बाहर आया था। आबरू ने फौरन उसकी जानिब देखा। ताशफीन का चेहरा, उसकी आंखें आबरू को सब समझाने के लिए काफी थी। वो इस बार बुरी खबर लाया था। सब तेजी से डॉक्टर की जानिब बढ़े थे, सिवाय आबरू और शाहजैन के। हमने अपनी पूरी कोशिश की, मगर सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। वहां खड़े हर इंसान पर यह खबर कयामत बनकर टूटी थी। आबरू ने बेइख्तियार ही दीवार का सहारा लिया। उसे जमीन अपने पाँव के नीचे से निकलती हुई महसूस हुई। आसपास एकदम आहों और सिसकियों की आवाज बुलंद हुई थी। आबरू अपने कानों पर हाथ रखते नफी में सर हिलाने लगी थी। ये क्या हो गया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा। वो हिसियानी अंदाज में सर नफी में हिलाते हुए बोली। ताशफीन तेजी से उसके करीब आया। ताशफीन, ये आंखों से बहते आंसू, फूली हुई सांसें। उसकी हालत देखते ताशफीन ने उसे फौरन अपने साथ लगाया। आज से पहले उसने कभी उसे यूं टूटा हुआ नहीं देखा था, जबकि पीछे खड़े शाहजैन को इस लम्हे खुद से शदीद नफरत हो गई थी। वो कातिल था, उनकी खुशियों का, उनकी जिंदगी के सुकून छीनने वाला सिर्फ वो था। उसका दिल चाहा कि वो उसी लम्हे खुद को खत्म कर ले, उनकी जिंदगियों से निकल जाए, कहीं दूर चला जाए। कुछ लम्हे वो बिल्कुल साकित खड़ा रहा कि एकदम उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दूसरे लम्हे वो 6 फुट का आदमी पूरे कद से जमी बोस हुआ। उस कमरे में बिस्तर पर वो आज बिल्कुल तन्हा थी। नरम से बिस्तर पर हाथ फेरते हुए एक आंसू उसकी आंख से निकलते हुए बिस्तर पर गिरा और कुछ लम्हे बाद जज्ब हो गया था और फिर ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा था। आज साले बेगम की तदफीन हुए 4 दिन गुजर गए थे। आबरू इस वक्त उनके कमरे में उनकी तस्वीर हाथों में लिए बैठे बेआवाज रो रही थी। घर में सोगवार फिजा कायम थी। सालिया बेगम के जाने के बाद उनकी जिंदगी के सब रंग फीके पड़ गए थे। वो अब सही मायनों में यतीम हुए थे। तस्वीर को सीने से लगाते हुए उसने आंखें बंद की थी कि जहन के पर्दे पर सालिया बेगम का कफन में लिपटा हुआ चेहरा नजर आने लगा था। उसे अब भी उनके चेहरे का इत्मीनान याद था। वो कितनी पुरसकून थी। आबरू हयात साहब की मौत पर शदीद सदमे के बास नहीं रोई थी, मगर सालिया बेगम की वफात पर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अपने आप पर इख्तियार खो चुकी थी। शायद अब वो जानती थी कि उसकी जिंदगी का वाहिद बेलोस रिश्ता भी वो खो चुकी थी। उस रोज शाहजैन की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, मगर उसकी शदीद आरज़ू पर सालिया बेगम की तदफीन से पहले उसे एम्बुलेंस पर आखिरी बार उनका चेहरा दिखाने लाए थे। उस रोज भी आबरू ने रोते हुए शाहजैन को खाली नजरों से देखा था। वो उनका सब कुछ छीन चुका था, उनका बाप, उनकी माँ, उनका सुकून और उनकी खुशियाँ। न जाने हर बार उनकी खुशियाँ इतनी मुख्तसर क्यों होती थी। वो सब कितने खुश थे रुतबा की मंगनी के बाद, खासतौर पर सालिया बेगम, जो अपने एक और फर्ज के पूरा होने पर खुदा की बेहद शुक्रगुजार थी। शाहजैन के मिलने पर काफी अरसे बाद उसने उनकी आंखों में आंसू देखे थे, मगर वो जानती थी कि वो उसकी वापसी पर भी बहुत खुश थी। उसे आज एहसास हो रहा था कि वो अपने सब रिश्तों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी माँ से करती थी। आंखों के सामने उनका चेहरा आता, कानों में उनकी आवाज गूंजती, चेहरे पर उनका लम्स महसूस होता, मगर अफसोस कि अब वो उन सब से महरूम हो गई थी। आबरू ने गहरी सांस लेते हुए अपना आंसू से भीगा हुआ चेहरा साफ किया था और उनकी तस्वीर चूमते हुए सीने से लगा दी। वो जानती थी कि उसकी बाकी बहनें भी इस वक्त
اسی تکلیف غم سے گزر رہی ہوں گی، مگر اس بار وہ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے خود ہمت ہار جاتی۔ اسے معلوم تھا کہ شاہزین کی طبیعت اس دن سے صحیح طرح سے سنبھلی نہیں تھی، مگر آبرو نے ایک بار پلٹ کر اس کا حال نہیں پوچھا تھا، کیونکہ وہ نہیں تھی اعلیٰ ظرف۔ اس سب کے بعد وہ اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ جس شخص کا وجود ہر بار ان کی زندگی میں دکھ لایا ہو، آخر کیسے اسے معاف کر سکتی تھی؟ جی تو یہاں کرتے ہیں اس پارٹ کا اینڈ، اور شاید ہو سکے تو اس کے 2 پارٹ آ سکتے ہیں، تو ابھی تو کچھ پکا نہیں ہے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔